Let's now talk about rash and negligent driving or riding. 279 क्या बोलता है? Whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life. अब यहाँ पे any vehicle लिखा है. पहली बात, it's not a motor vehicle. It could be any vehicle. हो सकता है आप घोड़ा गाड़ी पे जा रहे हो सकता है आप किसी और किसी और जानवर पे बैठ के जा रहे हो सकता है आप साइकिल चला रहे हो सकता है आप गाड़ी चला रहे हो या ट्रेन चला रहे हो या जो मर्जी चला रहे हो, ठीक है. और राइड्स ऑन एनी पब्लिक वे. नाउ यू आर ऑन अ पब्लिक वे. इट्स नॉट अ प्राइवेट पाथ. प्राइवेट पाथ में बात अलग होती है, बिकॉज देयर यू डोंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन. यू डोंट हैव टू बी वेरी हीडफुल. यू डोंट हैव टू बी वेरी अटेंटिव. आपको दूसरों का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. बट देन देर आर वेज जहां पे हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पब्लिक वे पे जा रहा हूं मगर खुला हाईवे है, वहां पे दिस इज नॉट मच अटेंशन. अब एकदम से मेरे सामने अगर कोई आ जाए और तब मैं 100 120 की भी स्पीड पे हूं तो मेरे ऊपर चार्ज नहीं बनेगा. मेरी कल्पेबिलिटी कम होगी, बहुत कम होगी. बट अगर मैं एक ऐसी सड़क पे जा रहा हूं जो विच इज नॉट अ हाईवे, इट इज मार्केट प्लेस या फिर कोई बिजी रोड है, उसके ऊपर हो सकता है मैं 40 की स्पीड पे भी जाऊं तब भी मेरे ऊपर चार्ज बन जाए. मैं बनारस की गलियों में घूम रहा हूं, गाड़ी लेके घूम रहा हूं और वहां पे मैं 30 35 40 की स्पीड पे गाड़ी चला देता हूं. मुझे पता है कि सामने से कोई भी आ सकता है, तो मेरी कल्पेबिलिटी बढ़ जाती है. इसी तरीके से अगर मैं किसी ऐसी जगह पे हूं जहां पे वृद्धाश्रम है, जहां पे बच्चे हैं, जहां पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां पे मेरी कल्पेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. सो इट डिपेंड्स आप किस तरह के पब्लिक वे पे हो. बट होना पब्लिक वे ही चाहिए. मैं अपने घर में अपनी सड़क पे अपने आप सड़क बना के उस पे कुछ भी चलाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक वे इन अ मैनर सो रैश और नेग्लिजेंट. अब ये जो रैश और नेग्लिजेंट बोला है ना, रैश और नेग्लिजेंट, इनमें से कोई एक ऐसा नहीं है कि ये दोनों का मतलब सेम है या सिनोनिमस है. वो कहना चाहते हैं वो रैश एक्ट भी हो सकती है एक आइसोलेटेड टर्म, और नेग्लिजेंट एक्ट भी हो सकती है विच इज ऑल्सो एन आइसोलेटेड टर्म. रैश एक्ट अलग होती है, नेग्लिजेंट एक्ट अलग होती है. एनी आइडिया रैश और नेग्लिजेंस में से क्या ज्यादा ग्रेव है, क्या ज्यादा एग्रीवेटेड है? सर रैशनेस. रैशनेस. कोई और, किसी और का और कोई मत? रैशनेस. सर नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस. ये देखो, ये नुकसान होता है क्लास में ना आने का. सो रैश और नेग्लिजेंस में से रैश ज्यादा ग्रेव होता है, बट नेग्लिजेंस सुनने में ज्यादा ग्रेव लगता है. सो आई कैन अंडरस्टैंड वेयर अक्षत इज कमिंग फ्रॉम. सो रैश और नेग्लिजेंस में फर्क क्या है? जब मैं बोलता हूं दैट somebody इज बिहेविंग रैशली, it involves a passive it involves an active act by the person. जब मैं बोलता हूं नेग्लिजेंस, इट इज रादर पैसिव. अब इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं कहता हूं कि मैंने रैशली ड्राइव किया, तब मैंने क्या किया? मुझे पता है कि मेरे ब्रेक्स वगैरह फेल हैं, मुझे पता है मेरे ब्रेक्स वगैरह मैंने चेक नहीं किए, मगर फिर भी आई एम ओवर कॉन्फिडेंट ऑन माई एबिलिटीज कि मैं ड्राइव करूंगा, हैवी ड्राइवर हूं भाई, निकालता हुआ ले जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है. तो मैं एक्टिवली एक एक्ट करता हूं, एक्टिवली परस्यू करता हूं किसी चीज को, इवन आफ्टर नोइंग कि जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मैं पूरी तरह प्रिपेयर्ड नहीं हूं. मगर नेग्लिजेंस ऑन द अदर हैंड इज नॉट टेकिंग सफिशिएंट केयर. वो एक पैसिव एक्ट है. मैं घर से निकला, मैंने चेक नहीं किया कि मेरी गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, मैं लंबे रूट पे जा रहा हूँ, हाईवे पे अब गाड़ी चलाने वाला हूँ, मैंने चेक नहीं किया कि उसकी ब्रेक्स वगैरह ठीक से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, चला मैं 60 की स्पीड पे रहा हूं, मैं ज्यादा तेज नहीं जा रहा हूं. आई एम नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट. मैंने वर्ड क्या यूज किया? आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट. आई एम नॉट बिलीविंग इन माई एबिलिटीज विदाउट एन एनालिसिस, विदाउट अ लॉजिकल प्रैक्टिकल एनालिसिस.
उस केस में 60 की स्पीड पे भी अगर मैं किसी के बहुत पास आ जाऊं और मैं ब्रेक ना मार पाऊं, मुझे नेग्लिजेंट बोला जाएगा, रैश नहीं बोला जाएगा। रैश होता है उससे एक स्टेज आगे, अगर मैंने पहले तो अपनी ब्रेक्स वगैरह का ख्याल नहीं रखा और उसके बाद मैं साथ में तेज भी चला रहा हूं, दैट इज रैशनेस। अगर मैं दूसरी तरह से एग्जांपल दूं तो एक एक मैटर था जिसके अंदर ये समझाया गया कि अगर एक फैक्ट्री में काम करने वाला फैक्ट्री का ऑपरेटर है, वो जो उसको चेक्स करने चाहिए थे वो चेक्स नहीं करता, he does not perform the checks that he was supposed to run, एंड उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, दिस इज नेग्लिजेंस। he did not pay attention to the sufficient care that he had to take, that he was supposed to take, that he was expected to do. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर इसी केस में ये फैक्ट्री वाला जानता है कि हाँ ये चेक्स मैंने नहीं लिए एंड मेरी जो मशीन है वो ढंग से काम नहीं कर रही है, मैंने चेन की स्ट्रेंथ को चेक नहीं किया है, मगर फिर भी वो कहता है यार देखी जाएगी, किस्मत पे छोड़ दो, किस्मत बहुत अच्छी है मेरी, स्टिल ही इज ओवर कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, मैं कर दूंगा, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। दैट कॉन्फिडेंस, दैट एक्टिव परस्यूट ऑफ समथिंग जिसमें आपको पता है रिस्क है, वो रैशनेस है। समझ आई ये बात? समझ आई? सो अगर मैं बहुत छोटे शब्दों में बोलूं, नेग्लिजेंस इज अनजस्टिफाइड रिस्क लेना, अटेंशन ना लेना, केयर ना करना, और रैशनेस हो गई उस ऑन द टॉप ऑफ इट मैं एक्टिवली उसको परस्यू करता हूं एंड आई बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड आई एड ऑन टू इट माई एक्टिव परस्यूट। किस किस को समझ आई, किसको नहीं समझ आई? Got it, got it. अदर्स? Yes, sir. Clear. ठीक है, ओके। सो ये है रैश और नेग्लिजेंट। अब मैंने आपको बताया कि पूरा स्पेक्ट्रम होता है, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ऊपर से चले, मेंजरिया ऊपर से चले, सो दीज सिचुएशंस आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दीज द स्पेक्ट्रम ऑफ मेंजरिया इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जब हम एमएसीईटी टाइप के केसेस में जाते हैं तो वहां पे हमें कई बार ये समझाने की जरूरत पड़ती है कि सर इसका किस तरह से दिमाग चल रहा था, इसकी कितनी कल्पेबिलिटी थी। ठीक है, ऑल्दो एमएसीईटी में हम क्रिमिनल लाइबिलिटी को डिसाइड कर नहीं रहे होते, ये ध्यान रखना। अगर एक रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस हो जाए, आपके पास दोनों तरीके होते हैं कंप्लेनेंट के पास, आपका मतलब कंप्लेनेंट के पास दोनों तरीके होते हैं। वो चाहे तो आईपीसी में ये 279 वगैरह, 304A, 337, 338 हर्ट हो गई, ग्रीवियस हर्ट हो गई, एंडेंजरिंग लाइफ हो गई, ये सारी रेमेडीज को वो यूज कर सकता है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, एंड साथ ही साथ एमएसीटी अलग से चला सकता है, साइमल्टेनियस चला सकता है। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि वो सिविल रेमेडी है कंपैरेटिवली, एंड दिस वन इज अ क्रिमिनल लाइबिलिटी। यहां पे बंदे को जेल होगी, अगर उसने किसी को उड़ा दिया है रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करते हुए, आईपीसी में जेल होगी। एमएसीटी में केवल कॉम्पेंसेशन डिसाइड करी जाती है, मगर उस कॉम्पेंसेशन को डिसाइड करने के लिए बड़े सारे फैक्टर्स कोर्ट के सामने लाने पड़ते हैं। सर देखो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस थी, है ना, इसकी सर देखो इंटेंशन दिखाई दे रही है इधर, तो इधर सर रैशनेस दिखाई दे रही है, इट इज नॉट रैशनेस, इट इज नेग्लिजेंस। नहीं सर, केवल एक्सीडेंट था। अगर सर एक्सीडेंट भी था तो सर रीजन टू बिलीव तो था ना इसके पास, इसके पास नॉलेज तो थी ना। तो वो स्पेक्ट्रम समझना बहुत जरूरी है। जब हम इंटेंशन की बात करते हैं, इंटेंशन का मतलब होता है मेरा स्पेसिफिक माइंडसेट एज टू व्हाट द फाइनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई एक्ट शुड बी। मैं समझता हूं कि मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए और मेरे को ये पता है किसके प्रति आना चाहिए। मुझे पता है कि अगर मैं यहां से बाहर निकलूंगा 5-6 बजे के आसपास, मुझे युवराज टहलता हुआ मिल जाएगा और मैं उसी टाइम तेज गाड़ी चलाता हुआ जाऊंगा, उड़ा दूंगा। दिस इज इंटेंशन। बट अगर एक शादी हो रही है
मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे पता है इतनी बड़ी भीड़ है, मैंने अगर गाड़ी चढ़ा दी तो कोई ना कोई तो मरेगा ही मरेगा। जैसे अभी यूएस में केस हुआ, वो गाड़ी ट्रक वगैरह लेके आए और उन्होंने एक भीड़ में ट्रक चढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मरेगा ही मरेगा। दैट इज नॉलेज, इट वॉज नॉट स्पेसिफिक कि कौन मरेगा। योर इंटेल इज नॉट स्पेसिफिक इनफ, बट यू हैव द नॉलेज। इतना तो आप जानते हो कि उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, दैट इज नॉलेज। सो हमने जब इंटेंशन में से स्पेसिफिक इंटेल हटा दिया तो नॉलेज हो गई, राइट? अब मुझे नॉलेज है, मगर नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज मैं एक्चुअली जाके किसी को मारना नहीं चाहता, बट क्योंकि मैं केयरलेस हूं, मैंने अपनी ब्रेक्स चेक नहीं करी, मैं टाइम से ब्रेक नहीं मार पाया, दैट बिकम्स नेग्लिजेंस। एंड मैंने ब्रेक्स नहीं चेक करी, उसके बाद भी मैं उड़ाता हुआ जा रहा हूं 80 की स्पीड पे, दैट बिकम्स रैशनेस। एंड देन देयर इज रीजन टू बिलीव कि आसपास के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए मुझे लगता है कि किसी तरह का आई हैव अ रीजन टू बिलीव कि ऐसा हो सकता है। बिलीफ तो आप सब लोग समझते हो क्या होता है ना? बिलीफ डज नॉट नीड एक्चुअल लॉजिकल बेस, ज्यादा सोच सोच समझ नहीं चाहिए, इट्स ओनली रीजन टू बिलीव, राइट? जैसे हम बोलते हैं ना कि इफ द ऑफिसर हैज एनी information, credible information or reason to believe that somebody has committed a crime, अगर कोई बंदा भागता हुआ हांफता हुआ आ रहा है तो वी हैव अ रीजन टू बिलीव कि इसी ने चोरी करी होगी, बट वहीं पे देयर कुड बी अनदर ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी कि शायद उसके पीछे गली के कुत्ते पड़ गए हो सकता है किसी ने इमरजेंसी में कॉल करके उसको बुलाया हो कि भाग के आ, हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हो और ऐसे ही भाग रहा हूं, राइट? तो रीजन टू बिलीव क्या है? बस ऑन द प्राइमा फेसाई मैंने कुछ सर्कमस्टांसेस को, फैक्ट्स को ऑब्जर्व किया एंड मैंने किसी चीज को बिलीव किया। आई डिड नॉट कम टू अ कंक्लूजन, आई ओनली हैव अ रीजन टू बिलीव दैट सम पॉसिबिलिटी इज इन एग्जिस्टेंस, दैट इज रीजन टू बिलीव। ठीक है, ये स्पेक्ट्रम क्लियर है? Yes, sir, it's clear. ठीक है, तो जब हमारे पास ये स्पेक्ट्रम की समझ होती है तब हम कोर्ट के सामने चार बातें कर सकते हैं। जितना ऊंचा हम स्पेक्ट्रम में जाते रहेंगे उतना एग्रीवेट होता रहेगा, जितना नीचे आएंगे उतना मिटिगेट होता रहेगा। उसके साथ साथ ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आल्सो, जैसे अगर आप एमएसीटी वगैरह संजय सर ने किया होगा, सुलक्षणा जी ने किया होगा, यू ऑल कैन ऐड ऑन टू इट, ऋषि सर ने तो बहुत सारे किए होंगे। सो एमएसीटी वगैरह में क्या होता है कि आपका साइट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीकल रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एक्सीडेंटल रिपोर्ट वगैरह आई है, फिर इंश्योरेंस वाले जो होते हैं वो भी एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेडिकल रिपोर्ट बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पुलिस की रिपोर्ट बनती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीजें तो आती ही आती हैं, ये तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इससे तो हमें फैक्ट्स पता चलते हैं, दिखता है कि जी हाँ ये बंदे को पीछे से मारा गया था या आगे से मारा गया था, है ना? टायर की स्किड का मार्क कहाँ पे है, राइट? टायर का स्किड मार्क मुझे कहाँ पे है? जस्ट अ स्मॉल थिंग हाँ, कि ये आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताए हैं। आज वो आपका बोर्ड मिसिंग है, इस पे लिख देते थे, वी कुड हैव नोटेड आउट सच ब्यूटीफुल पॉइंट्स यू हैव। आज तो सर बोर्ड है ही नहीं मेरे पास तो फिर आपको कभी मैं अलग से लिख के दे दूंगा। हाँ, मतलब बुक में आई वांटेड टू नोट डाउन, मतलब क्या होता है ना, कभी अगर हमने केस आया तो सडनली हाँ ये होना चाहिए, ये है या नहीं है। हम्म। दिस एक्चुअली आज वाले में तो होना चाहिए था बहुत, आपका बहुत अच्छे से बताते हो आप। आज वो मिसिंग है, इतना बढ़िया पॉइंट बताया यार, चलो सब। कोई बात नहीं, फिर से कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक ओके। है, सो ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप दिखाओ। अब जैसे मैं आपको बता रहा था स्किड, कि स्किड मार्क्स कहाँ पे आए, उस चीज से काफी चीजें सामने आ सकती हैं। जैसे एक केस में देख रहा था जिसके अंदर व्हाट हैपेंड वाज दैट द एलिगेशन वाज दैट द पर्सन वाज ड्राइविंग रैशली एंड नेग्लिजेंटली, एंड रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में इस बंदे ने एक बच्चे को मार दिया।
नाउ द कंप्लेनेंट सेज कि बच्चा जो था वो साइड पे खड़ा हुआ था, जबकि जो अक्यूज्ड है वो कह रहा है सर ये बीच रोड में खेल रहा था, बीच रोड में खेल रहा है और एकदम से हमारे सामने आ गया तो हमारी ब्रेक नहीं लग पाई। तो सामने से पार्टी बोलती है कि नहीं सर इन्होंने साइड में आके मारी गाड़ी, बच्चा साइड में ही था, उसकी कोई गलती नहीं थी, हमारी नेग्लिजेंस नहीं थी, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों की तरफ से हमने केयर ले रखी थी बच्चे की। तो अल्टीमेटली जो स्किड मार्क्स थे दैट शोड कि स्किड मार्क्स सड़क के बीच में है, जब गाड़ी की ब्रेक लगी वो बीच में थी, और अगर रोड ऐसे है तो रोड में हल्की सी आगे जाके लास्ट में जाके हल्की सी हिल गई वो, एंड फिर दिख रहा है कि हाँ बच्चा कहाँ पे ठुका है, क्या हुआ है, बच्चा कुचला गया, बेसिकली जहां पे था वहीं कुचला गया। तो उससे पता चलता है कि जो व्हीकल है, स्किड मार्क से पता चलता है कि वो व्हीकल बीच में ही चल रहा था, सड़क के सही जगह पे चल रहा था, बच्चा उस जगह पे खेल रहा था बीच सड़क में। अगर बच्चा साइड में होता और साइड में ही चोट लगी होती तो स्किड मार्क्स वगैरह साइड की तरफ होते। तो इन चीजों से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। साथ ही साथ और मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कोई पार्टी है जो खुद ही उल्टी आ रही थी, उल्टी साइड से आ रही थी, तब मर गई, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, वो अपने आप में एक मिटिगेटिंग वो हो जाता है सर्कमस्टांसेस फॉर द अक्यूज्ड। अगली पार्टी दारू पी के चल रही थी, ये सारी चीजें भी मिटिगेटिंग होती हैं। जस्ट स्मॉल रिक्वेस्ट है भाई, आज इतना बढ़िया पॉइंट बताए, आप नहीं है तो आप लेक्चर खत्म होने पे व्हाट्सएप मार दो सबके लिए, ये वाले पॉइंट बोल रहे हो ना हाँ, उसके। आई सी सर, आई सी, जैसी अगर मुझे ध्यान, मतलब बहुत अच्छा हाँ, है। जो जो ध्यान रहेंगे मैं आपको बता हाँ दूंगा। ठीक है। और साथ में फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में आपको बता रहा हूँ कि अब अगर कोई बंदा खुद ही अपना खिड़की से बाहर होके लटक रखा है और तब उसको चोट वगैरह लग जाए, तो दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। हमारी नेग्लिजेंस हो सकती है, हम तेज चला रहे थे या गलत तरीके से चला रहे थे, गलत साइड में चला रहे थे, बट वो खुद भी तो बाहर लटक रहा था, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, उससे भी मिटिगेट हो जाता है। तो ये रैश एंड नेग्लिजेंट वगैरह में ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। सो वी अंडरस्टूड द स्पेक्ट्रम एंड ऑल। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, लेट्स गो टू द फाइनर पॉइंट्स। आई हैव अ कपल ऑफ फाइनर पॉइंट्स टू टॉक अबाउट। पहली चीज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जब हम क्रिमिनल केसेस में नेग्लिजेंस की बात करते हैं, वहां पे हमें केवल नेग्लिजेंस से काम नहीं चलता, वी हैव टू शो ग्रॉस नेग्लिजेंस। छोटी मोटी नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए, ग्रॉस नेग्लिजेंस होनी चाहिए। मगर जब हम सिविल केसेस में जाते हैं वहां पे ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं चाहिए होती, वहां छोटी मोटी नेग्लिजेंस भी हो तो भी जो हमें डैमेज हुआ है उसके हिसाब से हमें डैमेज मिलनी चाहिए। मगर क्रिमिनल केसेस में इट हैज टू बी ग्रॉस। जैसे आप लोगों ने जेकब मैथ्यू का केस सुना होगा, जेकब मैथ्यू का केस हो गया। एक केस और था जिसके अंदर जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पेशेंट के पेट में काम करते हुए अंदर कैंची छोड़ दी, यूटेंसिल छोड़ दिया। तो जेकब मैथ्यू के केस में द मैटर वाज कि वो ऑक्सीजन टाइम पे नहीं ला पाए। इट वाज नॉट कॉल्ड ग्रॉस नेग्लिजेंस, दे हैड डन व्हाट दे कुड, मगर ऑक्सीजन हॉस्पिटल में ही खत्म हो गया था, वो बाहर से टाइम पे नहीं ला पाए, समथिंग लाइक दैट। दैट इज नॉट ग्रॉस नेग्लिजेंस। बोल सकते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत और ज्यादा अटेंटिव हो सकते थे वगैरह वगैरह, बट उसको हम ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं बोल सकते। वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ डॉक्टर। तो प्रोफेशन में जिस तरह से वकील होते हैं, हर किसी का अपना सोचना समझना होता है, हर किसी के पास अपना एक सोल्यूशन होता है मैटर का, इसी तरह डॉक्टर्स के पास भी होता है। कई बार एक रेमेडी हो सकता है काम खराब कर दें और दूसरी रेमेडी काम ठीक कर दें। किसी डॉक्टर के आपकी बॉडी पे काम करने की वजह से क्योंकि आपकी डेथ हो गई डज नॉट मीन वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट था और उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी बननी चाहिए। सुरेश गुप्ता वगैरह की केस है इसके अंदर, कुसुम बत्रा का केस है, उसके अंदर बहुत जूरिस्प्रूडेंस दी गई है। सो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि अगर किसी डॉक्टर ने आपके ऊपर ऑपरेट किया और आपकी डेथ हो गई तो वो ग्रॉसली नेग्लिजेंट था। वी हैव टू सी कि प्रोफेशनली जो प्रैक्टिसेस हैं उससे कितना ज्यादा एबरेट किया उसने, कितना दूर था वो उन प्रैक्टिसेस से। तो ये ऑक्सीजन लाने वाला केस वाज नॉट टेकन टू बी अ ग्रॉसली नेग्लिजेंट केस। मगर पेशेंट के पेट में कैंची छोड़ देना, दिस इज समथिंग दैट इज नेवर एवर नेवर कुड बी इमेजिन्ड फॉर अ प्रोफेशनल लाइक ए डॉक्टर
टू बी डूइंग, इट इज वेरी अनबिकमिंग ऑफ अ डॉक्टर, तो उसको हम ग्रॉसली नेग्लिजेंट मानते हैं। तो हमें ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखानी होती है क्रिमिनल लायबिलिटी में। मगर उसी जगह पे अगर हम इन डॉक्टर से डैमेजेस लेना चाहें सिविल में, तो हाँ हम बोल सकते हैं कि आप लोग अटेंटिव नहीं थे, आप टाइम पे ऑक्सीजन वगैरह नहीं लाके दिए, तो हम लोगों को इसमें कॉम्पेंसेशन या डैमेज मिलना चाहिए। दैट यू माइट गो थ्रू विदाउट शोइंग कि कुछ बहुत ज्यादा ग्रॉस हुआ है, आपका नुकसान हुआ है, उसके लिए मे बी यू कुड बी गिवन सम कॉम्पेंसेशन, वो भी मे बी है। ठीक है, तो पहली एक चीज ये ध्यान रखनी है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखने वाली होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 279 में, जब हम किसी की प्रोसिक्यूशन कर रहे होते हैं, इट इज ऑलवेज ओनली द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल हु इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज नॉट द ओनर ऑफ द व्हीकल जिसको आप क्रिमिनली लायबल कर सकते हो। क्रिमिनल केसेस में, ध्यान से सुनना, क्रिमिनल केसेस में रिस्पोंडेंट सुपीरियर का डॉक्ट्रिन नहीं चलता। क्रिमिनल केसेस में आप वही भुगतते हो जो पर्सनली आपने किया है, अनलेस एंड अंटिल देयर इज समथिंग लाइक 34 इन्वॉल्व, कॉमन इंटेंशन वगैरह कुछ ऐसा जुड़ गया तो अलग बात है। कोई कॉन्स्पिरेसी 120 ए 120 बी वगैरह जुड़ गया, अलग बात है। आप अनलॉफुल असेंबली के पार्ट हो गए, उसकी वजह से आप उनका भुगत रहे हो, वो एक अलग बात है। बट अदरवाइज रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो रही है, हो सकता है वो ड्राइवर किसी और का हो, मालिक कोई और हो, आप 279 में मालिक को नहीं रगड़ सकते, रिस्पोंडेंट सुपीरियर नहीं चलता। ड्राइवर के पीछे बैठे हुए लोग, उसकी सवारियां, आप उनको अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते, ये बहुत बार होता है। अगर आपके पास कभी रैश एंड नेग्लिजेंस का केस आएगा, बहुत ज्यादा चांस है, या जिन्होंने ये देखा होगा, जिन्होंने ऐसा केस देखा होगा, मोस्टली ऐसा होता है कि पुलिस दोनों को पकड़ के ले जाती है, दोनों को अरेस्ट कर लेती है, जो पैसेंजर है उसको भी अरेस्ट कर लेती है, 279 में चार्ज लगा देती है, उसको अबेटर बना देती है। दोनों थे ना गाड़ी के अंदर, और उस गाड़ी से कोई ठुका, तो This, इसको प्रिंसिपल बना दो, उसको अबेटर बना दो। this is ridiculous. How can they afford to do it? मतलब अबेट पैसेंजर को अब अबेटिंग के लिए हाँ, आप उसके साथ थे, आपकी इंटेंशन दिखा दी, या आपने आपकी फैसिलिटेशन दिखा दी, वो बंदा कैसे फैसिलिटेट करेगा, कैसे कैसे तो अबेट करेगा। वो पुलिस की सरदर्दी थोड़ी है। पुलिस ने अपना काम करना था, कर दिया। वो बेसिकली उनको तो माल चाहिए, हाँ, वो एक, वो भी एक एंगल हो सकता है, ठीक है ना। दैट इज एक्चुअली दैट इज द ओनली एंगल। अदरवाइज हाँ, ये करते हैं तो कोर्ट मस्ट बी कमिंग वेरी हैवी ऑन देम कि इनको कैसे कर दिया आपने, इन्वॉल्व कर दिया, ड्राइवर हो सकता है इसको नहीं, पुलिस कर। पुलिस का काम है, कोर्ट हैवी तो लॉयर ही देखता है, फिर लॉयर ही संभाल सकता है उस चीज को, है ना। तो द पॉइंट बीइंग, पैसेंजर डज नॉट बिकम क्रिमिनली लायबल, द ओनर डज नॉट बिकम क्रिमिनली लायबल। मगर अगर आप सिविल रेमेडी में जाते हो, उस केस में हाँ, आप एक बार को जो मालिक है, जो भी जिसका भी ड्राइवर है, नौकर चाकर है, उनका जो मालिक है, उनको भी आप सूट का हिस्सा बना सकते हो, एंड यू कैन क्लेम डैमेजेस एंड कॉम्पेंसेशन। सिविल में वो चल सकता है, ठीक है। तो अभी हमने दो चीजें देखी, क्रिमिनल के अंदर क्या नहीं चलेगा, एक तो केवल नेग्लिजेंस से काम नहीं चलेगा, जबकि सिविल में चल जाएगा। दूसरी चीज हमने क्या देखी, क्रिमिनल के अंदर रिस्पोंडेंट सुपीरियर वाला डॉक्ट्रिन नहीं चलेगा, सिविल में चल जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज, रेस इप्सा लॉक्विटर, ऐसा, ऐसे नाम का कोई पंछी याद है किसी को, रेस इप्सा लॉक्विटर? कुछ समय पहले हमने एविडेंस एक्ट करी थी। सर कुछ बैक था इसमें, बैक समथिंग बैक, ऐसा कुछ था। बैक, हाँ जी, स्पीक स्पीक इटसेल्फ था लास्ट में, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, हाँ स्पीक इटसेल्फ था। जहां तक याद आ रहा बैक तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, और किसी को कुछ याद आ रहा है? सर शायद थिंग स्पीक्स फॉर है। सर याद आ इटसेल्फ। गया, थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ।
हाँ, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, सर्कमस्टांसेस स्पीक फॉर। लॉक्विटर का मतलब ही यही होता है। लॉक्विटर माने बोलना। बोलते हैं ना, द पर्सन इज, क्या बोलते हैं, लोकेशियस, द पर्सन हु स्पीक्स वेल, हु इज अ गुड ओरेटर, राइट। तो लॉक्विटर का मतलब होता है बोलना। थिंग्स स्पीक फॉर, रेस इप्सा, रेस इप्सा माने वो चीज, वो फैक्ट अपने लिए ही बात करता है, रेस इप्सा लॉक्विटर। हम इसको एविडेंस एक्ट के 106 में देखते हैं, जहां पे वो बताते हैं कि कई बार कई चीजें, कई सारे सर्कमस्टांसेस जो होते हैं वो अपने लिए खुद गवाही देते हैं। ठीक है। कैसे केसेस होते हैं, जैसे इसमें एक बहुत फेमस केस है कि देयर वाज अ पर्सन हु वेंट, देयर वाज एन ऑडिटर जो फैक्ट्री के अंदर जाता है ऑडिट वगैरह करने, और उसके ऊपर एक बोरी गिर जाती है। वो बोरी जो होती है वो चेन से टंगी हुई होती है, और उस चेन के लास्ट में जो एक मैग्नेट होती है वो तब तक नहीं छूट सकती जब तक ऑपरेटर बटन ना दबाए। और ऑपरेटर ऊपर बैठा था और एक ही बंदा था पूरी फैक्ट्री में, और कोई था भी नहीं उधर। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस, हालांकि हमारे पास कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, हमारे पास ना उसकी साइड से ना इसकी साइड से कोई देखने वाला नहीं है, कोई कैमरा, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बट ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, इस सर्कमस्टांसेस के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो अपने लिए खुद गवाही देते हैं कि भाई जब वहां एक ही आदमी है और यहाँ एक ही आदमी है और ये मर गया और एक ही रीजन था जिसकी वजह से वो बोरा इसके ऊपर गिर सकता था, तो इसकी वजह से गिरा होगा। एक तरह का प्रिजम्पशन बन जाता है। इसे बोलते हैं रेस इप्सा लॉक्विटर, जो अपने बारे में खुद बात करे। है ना? बात समझ आई या किसी की रह गई? बट ये 106 में तो नहीं आएगा ना, 106 एविडेंस एक्ट का ऐसे। रुकना फिर मैं नहीं, क्यों नहीं आएगा 106 में? देख लो फिर। पढ़ो 106 की लैंग्वेज पढ़ो। पर 106 नहीं है हैं? सर, इट इज इन 106 ओनली। कैसे? कह रहा है ना, फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, व्हेन एनी हाँ, फैक्ट इज स्पेशली विद इन यस, द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट इज अपॉन हिम। माने करेक्ट वो जो करेक्ट। जो फैक्ट्री का ऑपरेटर था, जिसके अच्छा। ऊपर इल्जाम लगाया गया कि जी आपकी वजह से उनकी डेथ हो गई, हम्म। तो द नॉलेज दैट ही हैज इज स्पेशल एंड प्रिवी टू ओनली हिमसेल्फ। जब स्पेशली विद इन हिज नॉलेज है, तो या तो केवल वो बता सकता है, वो खुद प्रूव करेगा। मैं है वही तो कह रहा हूँ, मेरा डाउट इसलिए हो रहा है मेरे को। वो कहेगा सर मेरी वजह से नहीं हुआ है। अब थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ नहीं आया ना इसके अंदर, वो तो स्पेशली उसके नॉलेज में है ना। ना? सर जब वो बोलेगा कि मेरी वजह से नहीं हुआ है, तो कोर्ट उसको बोलेगी, यही तो वहां पे बोला जा रहा है कि नॉर्मली, नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या सिद्धांत होता है सर? कौन कौन प्रूव करता है? बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन द पर्सन हु क्लेम समथिंग। जो एसर्ट करता है। हाँ। अब हम यहाँ पे उल्टी बात बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। अगर वो ऑपरेटर ऊपर बैठा है और उसका स्पेशल नॉलेज है, वो कहता है सर मैंने वो बटन नहीं दबाया। हाँ। हमारा क्वेश्चन क्या है, पूरी प्रोपोजिशन ये है कि भाई जिसने बटन दबाया उसकी गलती। हम्म। अब वो बटन दबाया ऑपरेटर ने, उसके ऊपर इल्जाम चला गया, हम्म। इट इज स्पेशली विद इन हिज नॉलेज, तो वो ही हम्म। प्रूव करेगा, हालांकि वो अक्यूज्ड है। अच्छा। तो वो ही प्रूव करेगा, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो सर्कमस्टांसेस आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स। फिर तो हम ये मान के चलेंगे बेटा तूने ही गिराया। तो ये होता है रेस इप्सा लॉक्विटर। अगर कुछ स्पेशली आपकी नॉलेज में है तो या तो आप उसको एक्सप्लेन करो, नहीं तो हम मान के चलेंगे कि सर्कमस्टांसेस आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स एंड वी विल टेक द सर्कमस्टांसेस फॉर देयर वर्ड। इसका मतलब होता है रेस इप्सा लॉक्विटर। नाउ द गुड न्यूज इज दैट रेस इप्सा लॉक्विटर इज applicable in criminal cases only to a very limited extent.
इट इज नॉट रिलाइड अपॉन अ लॉट, क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं लोगों के मरने जीने और अरेस्ट होने की। उस केस में हम केवल सर्कमस्टांसेस क्या देख कहते हैं, उस चीज पे पूरी तरह रिलाय नहीं कर सकते। द जूरिस्प्रूडेंस इज कनेक्टेड टू द जूरिस्प्रूडेंस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। हम बोलते हैं ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जब तक बिरदी चंद शारदा का केस फॉलो नहीं करेगा, 5 प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करेगा, इतनी पुख्ता तरीके से चीजों को कनेक्ट नहीं करेगा कि कोई और ऑल्टरनेटिव रह ही ना जाए, तब तक हम सर्कमस्टांसेस पे बिलीव नहीं करते। इट इज अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस, वन ऑफ द वीकेस्ट एविडेंस। एक तरह का हियर से है वो, मान के चलो हियर से हल्का सा ही ऊपर है वो। वहां पे अगर किसी का मोटिव है, तब हम मानते हैं कि अच्छा हाँ, यहाँ पे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वगैरह की भी मदद ले सकते हैं। जब मोटिव नहीं होता, कोई हमें स्पेसिफिक मेंजरिया या इंटेंशन, मोटिव वगैरह, मैलिस किसी का नहीं दिखाई दे रहा किसी पार्टी का, तब तक हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे नॉर्मली नहीं जाते। ठीक है, सिर्फ उसके बेसिस पे किसी को हम कन्विक्ट भी नहीं कर सकते। हेंस उसी सिद्धांत के ऊपर या उसी के सिद्धांत से इंसिडेंटल इज द सिद्धांत ऑफ रेस इप्सा लॉक्विटर। तो रेस इप्सा लॉक्विटर का भी यूज क्रिमिनल केसेस में आमूमन नहीं किया जाता, सिविल में करा जा सकता है। कोई एंट्री लिखता था बंदा, किसी तरह की उसके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है, सिविल लाइबिलिटी आ रही है, मान के चलेंगे उसी ने गड़बड़ करी होगी, अगर उसमें कोई गड़बड़ हो रखी है, वहां पे हम रेसिप्सा लॉक्यूटर लगा सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। तो हमने 3 चीजें देख ली। रिस्पोंडेंट सुपीरियर क्रिमिनल में नहीं लगता, क्रिमिनल के अंदर रेस इप्सा लॉक्यूटर भी नहीं लगता, एंड क्रिमिनल के अंदर केवल नेग्लिजेंस से काम नहीं बनता, ग्रॉस नेग्लिजेंस दिखानी पड़ती है। ठीक है, ये 3 चीजें हमने सिविल क्रिमिनल रैश एंड नेग्लिजेंट में देख ली। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या क्या 3 चीजें बताई आपने? एक तो रेस इप्सा लोकेटर, ये नहीं लगता। दूसरा, रिस्पोंडेंट सुपीरियर नहीं लगता। और ग्रॉस नेग्लिजेंस चाहिए, है ना? हम्म मियर नेग्लिजेंस। मियर नेग्लिजेंस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब इससे कनेक्टेड एक बार आप दूसरे सेक्शंस भी देख लेना। 279 जो है वो अकेला काम नहीं करता मोस्टली, क्योंकि अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हुई है, उसका अपने आप में ऑफेंस दिया गया है। 279 अपने आप में रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, आप उससे ह्यूमन लाइफ एंडेंजर कर देते हो, वो अपने आप में एक अपराध है। अगर आपको, आप वैसे ही तेज चला रहे थे और आपको पकड़ा गया, तो आपके ऊपर 279 लग जाएगा। मगर उसकी वजह से किसी को हर्ट हो गई तो 337, उसकी वजह से किसी को ग्रीवियस हर्ट हो गई 338, उसकी वजह से कोई मारा गया 304A। तो ये अलग अलग चीजें एक साथ लगती हैं। ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट अपना काम अलग करती है, मोटर व्हीकल एक्ट में भी अलग से प्रोविजन है इन सब चीजों के। तो साइमल्टेनियस सेंटेंसेस पास करे जा सकते हैं। 6 महीने 279 में मिल जाएगी, 1 साल आपको 337 338 में मिल जाएगी। अलग अलग जगह पे अलग अलग साइमल्टेनियस सेंटेंसेस आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो ये केसेस पोज तो करते हैं सिविल की तरह, रैश एंड नेग्लिजेंट वाले जो होते हैं दिखते तो सिविल की तरह है, बट मनीष जलान वर्सेस कर्नाटक नाम से जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। एक चीज है राघव जी, इसमें जो आपने बताया ना 279 में, तो उसके साथ ये 336 338 लगाते होंगे ना पुलिस वाले जब कंट्रोल, हाँ जी। ये जनरली लगता है ना उसके साथ। हम्म हाँ। तो उसमें ये बताया गया मनीष जलान में कि ये जो ऑफेंस है वो ज्यादातर कंपाउंडेबल नहीं होता। ठीक है, सॉरी।
और किसी का कोई डाउट 279 में? सर ये कॉन्जिक्यूटिवली हुआ है कॉन्करेंटली हुआ सर, जैसे आप बता रहे थे अभी अलग अलग पनिशमेंट्स जो होता है? जो अलग अलग पनिशमेंट्स होती हैं वो कॉन्सिक्वेंट करनी है या कॉन्करेंट करनी है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है। ओके। अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा तो नॉर्मली दे विल गो ऑन कॉन्जिक्यूटिवली। अगर उनको कॉन्करेंट करना है तो वो स्पेशली उसमें लिख सकते हैं कि ये सारी कॉन्करेंटली चलेंगी, एक साथ दौड़ती रहेंगी। मतलब या कॉन्करेंटली मतलब अलग अलग चलेगी? नहीं, कॉन्करेंटली मतलब सब लोग पैरेलली चलते रहेंगे। अगर मैंने आपको 3 सजाएं दी हैं, एक ऑफेंस में 10 साल, एक ऑफेंस में 3 साल, एक ऑफेंस में 2 साल, तो अगर मैं बोलता हूँ कॉन्जिक्यूटिवली चलेंगी तो मतलब 3 चलेगा, पहले 2 चलेगा, 2 साल ओके। कंप्लीट होंगे, फिर हाँ जी। 3 और काटोगे, फिर 10 और काटोगे, तो 2 3 10 माने 15 साल पूरे काटोगे। मगर अगर मैं बोलता हूँ कॉन्करेंटली चलेंगी तो मतलब जब आप 10 साल की सजा काट रहे हो, उसी के अंदर जब 2 साल होंगे तो 2 साल वाली खत्म, 3 साल होंगे तो 3 साल वाली खत्म, फिर उसके बाद बाकी के जो 7 साल बचे हैं वो खत्म कर लोगे, तो जो मैक्सिमम हुई एक तरीके से आप 10 साल वो ही काटोगे। ये जो है इसमें वो लिखेगा टू बी रन कंकरेंटली वैसे अगर ऐसा होगा तो। वो हाँ, जजमेंट में लिखेंगे, वो लिखा होता है जनरली जब ज्यादा सेवरल ऑफेंसेस होते हैं तो लिखा होता है। कौन से सेक्शन में लिखा है ये सीआरपीसी के? सर थर्टी सर वन शायद में। 107। सर 31। 31। 31। 31। 107 में क्या लिखा भाई? सर याद नहीं सर, मैं तो जस्ट गेस किया था। चलो ठीक है, बढ़िया है, गेस करना चाहिए। ठीक है, सो 31 में लिखा है। अगर आप 31 पढ़ोगे तो वहां पे वो बताता है कि जब सेवरल ऑफेंसेस होते हैं तो कोर्ट की पनिशमेंट की पावर कुछ बढ़ जाती है, कुछ अलग तरीके से वो पनिश कर सकते हैं। एंड साथ में फिर वो बताते हैं कि अगर 2 3 ऑफेंसेस एक साथ हैं तो उनकी पनिशमेंट किस तरीके से चलेगी वो कोर्ट बताएगा। अगर नहीं बताएगा तो नॉर्मली दे विल रन कॉन्जिक्यूटिवली, एक के बाद एक। मगर अभी पीछे एक जजमेंट आई थी, पिछले साल हम लोगों ने कवर भी करी थी, एलसीआई पे आपको दिख जाएगी अगर आप कॉन्करेंट या कॉन्जिक्यूटिव करके डालोगे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर आउट किया था कि मैजिस्ट्रेट्स को ये डायरेक्शन दी थी कि भाई इस तरीके से मत चलो कि हमने कुछ नहीं लिखा तो अपने आप ही कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। ऑलवेज व्हेन यू आर राइटिंग अ जजमेंट, व्हेन यू आर राइटिंग अ कन्विक्शन सेंटेंस, लिखो उसके अंदर कि मैंने इसको कॉन्जिक्यूटिव चलाना है या कॉन्करेंट चलाना है। ठीक है, तो उसके अंदर जनरली नाउ इफ दे हैव पिक्ड अप द प्रैक्टिस तो वो लिख देते हैं। हालांकि मैं मुझे ध्यान नहीं है कि हम्म। और कोई क्वेश्चन किसी का? मनीष जलान के उसमें क्या बताया था क्या? मनी जलान में उन्होंने बोला कि ये 304 ए 279 एक साथ इसमें शायद लगा था, तो इन्होंने बोला वो कंपाउंडेबल नहीं होता, कंपाउंड नहीं कर सकते आप ऐसे कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने पैसे दे दिए काम खत्म करो। अच्छा। कंपाउंडेबिलिटी के ऊपर जूरिस्प्रूडेंस मनीष जलान वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में दी गई है, नहीं 2008 का केस। मतलब मनीष जलान वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, हम्म। उसमें ये दोनों के लिए कंपाउंडेबल नहीं होता है 279 और 304? हम्म। कंपाउंडेबल नहीं होता, 279 भी कंपाउंडेबल नहीं है, 304 ए भी कंपाउंडेबल नहीं है। एक बार शेड्यूल में चेक करना कोई, डज एनीबॉडी हैव अ शेड्यूल? है नहीं तो आईपीसी किताब रखी सामने। मेरी बुक में तो दिया नहीं है कंपाउंडेबल अभी, कंपाउंडेबल के बारे में। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन?
आए फिर अगले अगले उस पे चलें, अगले सेक्शन पे।